आई गैरी वॉन्ट टू बिकम अ पोकेमोन मास्टर 151 से 160 तक। हो, दोनों पक्ष हवा में टकरा गए और टक्कर के बल से दोनों ही पीछे की ओर उछल गए, लेकिन एरोडैक्टाइल ने वापस उछलने के बाद फिर से स्टोन एज का इस्तेमाल किया। ग्याराडोस ने प्रतिरोध करने के लिए एक्वाटेल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वहां बहुत सारे स्टोन एज थे और एक्वाटेल उन सभी को नष्ट करने में असमर्थ थी। उनमें से कई ने एक्वाटेल को तोड़कर ग्याराडोस पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। चट्टान खिसक गई। गैरी ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और पीछा करना जारी रखा। एरोडैक्टाइल ग्याराडोस के ऊपर से उड़ा और उसने बड़ी संख्या में पत्थरों को संघनित किया। वे पत्थर आकाश से नीचे गिरे। ग्याराडोस अभी उठा ही था कि पत्थरों से उसे चोट लगी। वह दहाड़ा और अनिच्छा से नीचे गिर पड़ा। टकराना। ग्याराडोस को जमीन पर पड़ा देखकर रेफरी ने तुरंत घोषणा की, ग्याराडोस ने लड़ने की क्षमता खो दी है। हे भगवान, एरोडैक्टाइल ने ग्याराडोस को आसानी से हरा दिया, बहुत ताकतवर है, मेजबान ने हैरानी से कहा। कल के खेल में जिम के ग्याराडोस का रिकॉर्ड 1 के मुकाबले 2 का था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एरोडैक्टाइल उसे इतनी आसानी से हरा देगा, जो कि कमजोर होने से बेहतर कुछ नहीं था। यह एरोडैक्टाइल बहुत ताकतवर है, ब्रॉय ने कहा। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा चारिज़ार्ड तुम्हारा प्रतिद्वंदी है या नहीं, ऐश मिस्टी ने टिप्पणी की। मेरा चारिज़ार्ड बहुत ताकतवर है, वो एरोडैक्टाइल से कैसे हार सकता है? ऐश ने अविश्वास से कहा। ऐश, चारिज़ार्ड में फायर और फ्लाइंग दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन ये रॉक टाइप मूव्स के प्रति बहुत कमजोर है, ब्रॉय ने याद दिलाया। क्या बात है, प्रकार ही सब कुछ नहीं होते, ऐश ने कहा। ब्रॉय, हालांकि ब्रॉय खंडन करना चाहता था, लेकिन उसने ऐश के पिछले प्रदर्शन के बारे में सोचा। एक बार जब वह विपरीत प्रकार की लड़ाई में फंस जाता तो ऐश अधिक शक्तिशाली हो जाता और वह नहीं कह पाता जो वह कहना चाहता था। खेल को ध्यान से देखें, मिस्टी बोली, और ऐश और ब्रॉय खेल देखते रहे। गोलेम, तुम एरोडैक्टाइल से निपटो, जिम ने अपना दूसरा पोकेमोन भेजा। महान, LV48 गोलेम क्वासी एलीट। जिम ने जो दूसरा पोकेमोन भेजा है वह गोलेम है, जो मजबूत रक्षा क्षमता वाला पोकेमोन है। ऐसा लगता है कि वे एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई लड़ने वाले हैं, मेजबान ने कहा। गैरी भी गोलेम को देखकर हैरान था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह इस बात से हैरान था कि यह गोलेम वास्तव में लेवल 48 का था, जो इंडिगो पठार सम्मेलन के लिए अभी भी बहुत उच्च स्तर है। एरोडैक्टाइल, वापस आ जाओ। ये देखकर गैरी को तुरंत एरोडैक्टाइल की याद आ गई। जैसा कि होस्ट ने बताया, गोलेम एक रक्षात्मक पोकेमोन है और एरोडैक्टाइल के पास गोलेम को रोकने के लिए कोई चाल नहीं है। एरोडैक्टाइल से गोलेम की लड़ाई करना पत्थर से पत्थर मारने जैसा है। कम समय में विजेता का अनुमान लगाना असंभव है। ऐश दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहा है। गैरी खुद को इतनी कठिन लड़ाई में कैसे उलझने दे सकता है? केवल पूर्ण विजय ही ऐश पर इतना दबाव डाल सकती है कि वह आगे बढ़े। ब्लास्टोइस, तुम मैदान में जाओ। गैरी ने तुरंत अपने सबसे ताकतवर पोकेमोन को मैदान में उतारा। ब्लास्टोइस ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक गोलेम है और उसने अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाते हुए गोलेम को पूरी तरह से नीचा दिखाया। गोलेम को उम्मीद नहीं थी कि ब्लास्टोइस उसे कमतर समझेगा। भले ही उसका प्रकार सीमित था, लेकिन यह एक रॉक फील्ड था और वह मैदान पर मौजूद चट्टानों का उपयोग करके हमलों से बच सकता था। पब फ्यूचर विज्ञापन परिणाम अभी तक अज्ञात है। गैरी ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, हाइड्रोपंप। ब्लास्टोइस ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया, अपनी 2 तोपों को गोलेम की ओर निशाना बनाया और पानी के 2 फव्वारे दागे। चट्टान के पीछे छिप जाओ, जिम ने आदेश दिया। गोलेम तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गया और हाइड्रोपंप ने भी चट्टान पर प्रहार किया। चट्टान ने हाइड्रोपंप को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन 2 सेकंड के भीतर ही हाइड्रोपंप ने चट्टान को चकनाचूर कर दिया और हाइड्रोपंप ने गोलेम को टक्कर मारी, जिससे वह पीछे धकेलते हुए एक और चट्टान से टकरा गया और समूह रुक गया। हाइड्रोपंप के बंद होने के बाद गोलेम का गोल शरीर जमीन पर 2 बार लुढ़का और उसके सिर पर मौजूद आंखें घूमने लगीं। रेफरी ने घोषणा की, गोलेम ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। हे भगवान, ब्लास्टोइस का हाइड्रोपंप इतना शक्तिशाली है कि इसने मैदान पर पड़ी चट्टान को भी चकनाचूर कर दिया, मेजबान ने हैरानी से कहा। इससे न सिर्फ चट्टान चकनाचूर हो गई, बल्कि गोलेम भी पल भर में बेहोश हो गया। ये बहुत भयानक था। जिम के पास अब सिर्फ एक पोकेमोन बचा है। क्या वह बाजी पलट सकता है? मेजबान ने कहा। अब जिम के पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा है और गैरी के तीनों पोकेमोन लड़ना जारी रख सकते हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं है। जिम अपनी जान देकर भी बाजी नहीं पलट सकता। धिक्कार है, मैं यहाँ हार नहीं सकता। माचोक, अब तुम्हारी बारी है, जिम ने एक पोके बॉल फेंकी। महान, LV40 माचोक जिम। पब फ्यूचर विज्ञापन। अरे, जिम का तीसरा पोकेमोन माचोक है। ऐसा लगता है कि इसे खास तौर पर इस जगह के लिए तैयार किया गया है, मेजबान ने कहा। माचोक एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है। रॉक वेन्यू में यह स्वाभाविक रूप से रॉक टाइप पोकेमोन का घर है। फाइटिंग टाइप पोकेमोन को मैदान में उतारना एक प्रभावी विकल्प हो सकता है।
माचोक का स्तर देखकर गैरी को लगा कि अब तो खेल खत्म हो जाना चाहिए। ग्याराडोस को छोड़कर जिम के बाकी पोकेमोन उतने अच्छे नहीं हैं। हाइड्रो पंप, माचोक से छुटकारा पाओ, गैरी ने कहा। ब्लास्टोइस ने पानी की बौछार की। माचोक धीमा था और उससे बच नहीं सका। उसने बल्क अप का इस्तेमाल करके अपनी मांसपेशियों को फैलाया ताकि नुकसान को सहन कर सके। टकराना, दुर्भाग्यवश, हालांकि माचोक की मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित थीं, फिर भी वह ब्लास्टोइस के हाइड्रो पंप को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। गेंद मैदान से बाहर निकल गई और दीवार से टकराकर सीधे ही पराजित हो गई। माचोक लड़ने की क्षमता खो बैठा। रेफरी ने घोषणा की, जिम के तीनों पोकेमोन हार गए। विजेता गैरी है। गैरी ने चौथा गेम जीत लिया। गैरी ने अपने प्रतिद्वंदी को फिर से हरा दिया। मेजबान को अब विश्वास है कि गैरी में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता है। इन 4 मैचों में दिखाई गई युद्ध क्षमता कॉन्फ्रेंस के अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक है। गैरी ने ब्लास्टोइस को वापस लिया और उस क्षेत्र की ओर चल पड़ा जहां रिपोर्टर थी, जो अभी भी वही महिला रिपोर्टर थी जो पहले थी। गैरी, चारों मैच जीतने पर बधाई हो। आप कल क्वाड स्पोर्ट्स फील्ड में प्रतिस्पर्धा करने जा सकते हैं। महिला रिपोर्टर ने पहले बधाई दी, फिर पूछा, गैरी, इन 4 मैचों के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा मानना है कि इंडिगो प्लेटो कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों की ताकत में असमानता है। मुझे उम्मीद है कि कांटो लीग को जिमों का अच्छी तरह से प्रबंधन करने की आवश्यकता है और कमजोर प्रशिक्षकों के एक समूह को इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इससे तो दूसरे क्षेत्रों के लोग हमारे कांटो क्षेत्र के कमजोर युवा प्रशिक्षकों पर हंसेंगे, गैरी ने कहा। महिला पत्रकार वहीं पर स्तब्ध रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गैरी ऐसी बात कहेगा। यह अब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उपहास नहीं है, बल्कि कांटो क्षेत्र के जिमों का एक स्पष्ट उपहास है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, महिला रिपोर्टर ने तुरंत कहा। ये तो बस आपकी सोच है। अगर आप पहले 2 राउंड में बाहर हुए खिलाड़ियों द्वारा हासिल किए गए बैज को देखें तो वे शायद कमजोर जिम के बैज हैं, गैरी ने कहा। प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला के अंदर। गैरी, वह क्या कर रहा है? अगर गैरी इस तरह का व्यवहार करेगा तो क्या वह कांटो के जिमों को नाराज नहीं कर देगा? पहले टाउन के लोग इंडिगो पठार सम्मेलन देखने के लिए प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में एकत्रित हुए। क्योंकि उन्हें पता था कि कस्बे के 2 प्रशिक्षक चौथे दौर में पहुंच गए हैं, इसलिए और भी अधिक लोग देखने आने लगे। उन्होंने गैरी को जिम को हराते हुए देखा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि गैरी इंटरव्यू में ऐसी बात कहेगा। प्रोफेसर ओक, क्या गैरी का इस तरह का व्यवहार करना वाकई ठीक है? डेलिया ने पूछा। हालांकि मुझे भी लगता है कि गैरी ने जो कहा वह गलत है, लेकिन जिस तरह से वह ऐसा कह सकता है, उससे पता चलता है कि कांटो क्षेत्र में जिम का स्तर वास्तव में अच्छा नहीं है, प्रोफेसर ओक ने कहा। हालांकि गैरी का स्वभाव चंचल है, लेकिन वह बिना कारण के नहीं बोलता। यात्रा के दौरान उसे किसी न किसी बात का सामना जरूर करना पड़ा होगा। हाँ, साक्षात्कार के लिए धन्यवाद गैरी। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। महिला रिपोर्टर ने गैरी को और बोलने नहीं दिया। आखिरकार, वह कांटो टीवी स्टेशन की रिपोर्टर हैं और कांटो लीग की सदस्य भी हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार का सीधा प्रसारण किया गया। अगर गैरी बोलते रहते तो कांटो लीग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रतियोगिता के 4 दौर के बाद 5वां दौर क्वाड स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो मुख्य स्थल है। 5वें दौर के बाद 6ठे दौर से शुरू होकर सभी खिलाड़ी 6-6 पूर्ण युद्धों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 5वें दौर से पहले सभी खिलाड़ियों को 1 दिन का आराम मिलेगा। अगले दिन प्रोफेसर ओक और आंटी डेलिया भी गैरी और ऐश का खेल देखने के लिए इंडिगो पठार आए। सभी लोग दोपहर में मिलने के लिए सहमत हो गए। खिलाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर। ऐश, गैरी, अरे वाह, आप दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं। गैरी और ऐश एक साथ यहाँ आए और आंटी डेलिया और प्रोफेसर ओक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐश और गैरी, 5वें दौर में पहुंचने पर आपको बधाई देने के लिए आंटी आपके लिए स्वादिष्ट दोपहर का भोजन बनाएंगी, आंटी डेलिया ने कहा। ऐश, प्रोफेसर ओक और अन्य लोग बहुत असमंजस में थे। जब डेलिया यहाँ आए तो उसने प्रोफेसर ओक को यह नहीं बताया कि वह खुद खाना बनाएगी, और लगभग दोपहर हो चुकी थी, इसलिए सामग्री तैयार करने का समय नहीं था। चिंता मत करो, सामग्री तैयार है। आंटी डेलिया सबको खिलाड़ी गांव के रेस्तरां में ले गईं। जब सभी लोग ये सोच रहे थे कि आंटी डेलिया खाना कैसे बनाएंगी, तभी उन्हें रेस्तरां के रसोई घर में ले जाया गया। फिर आंटी डेलिया ने रसोई में सामग्री जुटाने में मदद की और रेस्तरां के कर्मचारियों के मना करने के बावजूद सभी के लिए एक बड़ा भोजन तैयार किया। गैरी और अन्य लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन खिलाड़ियों के गांव में खिलाड़ियों का खर्च मुफ्त था, इसलिए आंटी डेलिया का ऐसा करना कोई उल्लंघन नहीं था। ये कहना जरूरी है कि आंटी डेलिया के खाना बनाने के कौशल अभी भी अच्छे हैं। हालांकि ये कुछ साधारण घरेलू व्यंजन हैं, लेकिन ये सभी स्वादिष्ट हैं और इन्हें घरेलू व्यंजनों का उच्चतम स्तर माना जा सकता है। अगर आप 5वां दौर जीत जाते हैं तो आपका 6 बनाम 6 का पूरा मुकाबला होगा।
क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? प्रोफेसर ओक ने कहा, पूर्ण युद्ध आमतौर पर केवल लीग सम्मेलन में ही होते हैं। सामान्य पोकेमोन युद्ध अधिकतम 3x3 होते हैं और जिम युद्ध भी अधिकतम 3x3 होते हैं। क्योंकि 6x6 की लड़ाई में बहुत अधिक समय लगता है और प्रशिक्षक कुल मिलाकर केवल 6 पोकेमोन ही ला सकता है। यदि सभी पोकेमोन हार जाते हैं तो उपयोग करने के लिए कोई पोकेमोन नहीं बचेगा, इसलिए सामान्य लड़ाइयाँ पूरे समय की लड़ाई नहीं होंगी। प्रोफेसर ओक को चिंता है कि गैरी और ऐश छठे दौर में प्रवेश करने के बाद पूर्णकालिक लड़ाइयों के अनुकूल नहीं हो पाएंगे। चिंता मत करो दादाजी, मैं पूरी लड़ाई के दौरान अपने बाकी पोकेमोन को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा हूँ, गैरी ने कहा। अरे, ट्रेनिंग? ऐश उलझन में था और गैरी का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। संक्षेप में, इसका मतलब है मेरे बाकी पोकेमोन को ट्रेनिंग देना। आखिर खेल के पहले 5 राउंड में सिर्फ 3 पोकेमोन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पोकेमोन को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, गैरी ने कहा। ऐश तुरंत चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि वह ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके पास सिर्फ 10 पोकेमोन ही उपलब्ध थे। इन 4 दौरों से निपटना ही काफ़ी था। अगर वह सचमुच छठे दौर में पहुंच जाता तो ऐश के पास प्रशिक्षण देने के लिए कोई पोकेमोन नहीं बचता। इससे पहले प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में गैरी ने ऐश से कहा था कि उसने बहुत कम पोकेमोन पकड़े हैं और वह लीग सम्मेलन की आगामी लड़ाइयों में भाग नहीं ले सकता। ऐश को भी धीरे धीरे थोड़ी थकान महसूस होने लगी। छठे दौर में पहुंचने वाले सभी खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं। गैरी, क्या तुम्हारे लिए ट्रेनिंग करना वाकई ठीक है? मिस्टी को लगा कि गैरी कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो रहा है। उन खिलाड़ियों के पोकेमोन उतने शक्तिशाली नहीं हैं। कहा जाता है कि सभी खिलाड़ी लड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पोकेमोन होते हैं। बाकी 3 पोकेमोन तो बस संख्या पूरी करने के लिए होते हैं, गैरी ने कहा। हालांकि पोकेमोन सेंटर पोकेमोन को ठीक कर सकता है, लेकिन थकान से उबरने में समय लगता है, खासकर प्रारंभिक दौर जितना बाद में होगा उतना ही आप बाहर होना नहीं चाहेंगे। तीसरे दौर के बाद से खिलाड़ी अब और अभ्यास करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आखिर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। वे यूं ही अभ्यास करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर वे छठे दौर में प्रवेश करते हैं तो उनके पास मौजूद मुख्य पोकेमोन थक जाएंगे और उनकी युद्ध शक्ति में काफ़ी गिरावट आएगी। आखिरकार यह कोई दौड़ नहीं है। दौड़ प्रतियोगिता में आप शुरुआती चरण में कम प्रयास से दौड़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे प्रतियोगिता में आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोकेमोन की लड़ाई में अगर आप गेम हार जाते हैं तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। इसलिए इंडिगो पठार सम्मेलन के नियम थोड़े अनुचित हैं। चयन अंकों की प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। गैरी, तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन कल के इंटरव्यू में तुमने जो कहा वो बहुत घमंड भरा था। अगली बार तुम्हें संयम बरतना चाहिए, प्रोफेसर ओक ने याद दिलाया। मैं सच कह रहा हूँ दादाजी, आपको नहीं पता कि कांटो क्षेत्र के कुछ जिमों का प्रबंधन कितना अव्यवस्थित है। यहाँ तक कि सिनाबार जिम ने भी बिना अनुमति के जिम बंद कर दिया, मानो जिम को मजाक समझ रहे हों, गैरी ने कहा। ब्रो, मिस्टी और सबरीना तीनों ने गैरी की तरफ देखा। वे सभी जिम ट्रेनर थे। गैरी, तुम्हारी बात सही है। मेरे जिम में प्रबंधन के मामले में वाकई बहुत अव्यवस्था है। मेरा जिम भी सबसे कमज़ोर जिम के रूप में जाना जाता है। ब्रॉ और मिस्टी दोनों जानते थे कि गैरी सच कह रहा था और दोनों ने अपने अपने जिम की समस्याओं को स्वीकार करने की पहल की। ब्रॉ केवल एक अस्थायी जिम लीडर है। अगर जिम लीडर ट्रेनर किसी अस्थायी प्रतिस्थापन की तलाश भी करना चाहता है तो उसे लीग में आवेदन करना होगा और वह अपने बच्चे को यूं ही पदभार संभालने नहीं दे सकता। लीग द्वारा दर्ज किए गए प्यूटर जिम के प्रशिक्षक फ्लिंट हैं। यदि ब्रॉ जिम लीडर बनना चाहता है तो उसे लीग के जांचकर्ता के मूल्यांकन में भी उत्तीर्ण होना होगा। जहां तक मिस्टी के जिम की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मिस्टी की तीनों बहनें जिम ट्रेनर बनने के लिए योग्य नहीं हैं। यदि लीग अचानक सेरुलियन जिम का मूल्यांकन करती है तो बहुत संभावना है कि वे असफल हो जाएंगे और लीग जिम से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सबरीना का जिम अब सामान्य है, लेकिन सबरीना पहले अवैध रूप से जिम लीडर थी और उसने चैलेंजर्स को कैद भी किया था, जो कि गैरकानूनी है। अन्य जिमों की बात करें तो उनमें से अधिकांश योग्य नहीं हैं और कुछ जिम मालिक तो जिम का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए भी करते हैं। क्या ये वाकई इतना गंभीर है? प्रोफेसर ओक को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने इससे पहले प्यूटर जिम और सेरुलियन जिम को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों के बाद दोनों जिम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऐश, तुमने भी 8 जिमों को चुनौती दी है, तुम्हारा क्या विचार है? प्रोफेसर ओक ने पूछा। ऐश थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आखिरकार उसके पास मौजूद 8 बैज बहुत ज्यादा थे, उनमें से कई उसे जिम लीडर्स द्वारा दिए गए थे, न कि उसने अपनी ताकत से अर्जित किए थे। उसे भूल जाओ, लेकिन मैंने सुना है कि उसके आधे बैज उसे जिम लीडर्स ने दिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अच्छा है, गैरी ने कहा। गैरी, तुम्हें कैसे पता चला? ऐश ने गैरी को कभी नहीं बताया कि उसे अपने बैज कैसे मिले।
मिस्टी ने यह बात सबरीना से बात करते समय कही थी और फिर किसी ने मुझे बताया, गैरी ने कहा। मिस्टी। ऐश ने तुरंत मिस्टी की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टी गैरी को उसके स्कैंडल के बारे में बताएगी। अगर वह दूसरों को भी बता देती तो ऐश को गुस्सा नहीं आता। मैंने अभी अभी मिस सबरीना को बताया है और मैं सच कह रही हूँ, समस्या क्या है? मिस्टी ने पलटवार किया। राख, यह मूर्ख ऐश मिस्टी से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मिस्टी थोड़ी ज्यादा जोर से बोली और तुरंत ही हार गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि जिन 8 जिमों को मैंने चुनौती दी थी उनमें गैरी द्वारा बताई गई समस्याएं थीं, ऐश ने कहा। ऐसा लगता है कि उनका प्रबंधन करना आवश्यक है, प्रोफेसर ओक ने सोचा। प्रोफेसर ओक कांटो लीग के सदस्य भी हैं। यदि उनके अपने क्षेत्र के जिमों में इतनी बड़ी समस्याएं हैं तो इसका असर प्रोफेसर ओक के शोध पर भी पड़ेगा, क्योंकि केवल प्रशिक्षक ही पोकेमोन की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यदि जिम प्रशिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं, तो कांटो क्षेत्र के प्रशिक्षक स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएंगे और पोकेमोन की पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। गैरी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और फिर सभी ने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बातचीत की। खाने पीने के बाद वे दोपहर में प्रतियोगी गांव की खरीदारी वाली सड़क पर गए। सभी लोग लिफ्ट में दाखिल हुए और एक अद्भुत घटना घटित हुई। कृपया एक क्षण रुकिए, मुझे भी लिफ्ट से जाना है। एक युवक दौड़कर लिफ्ट में घुस गया। गैरी ने देखा कि लिफ्ट में तेजी से घुसने वाला युवक रिची था, जिसने ऐश को हराया था। ऐसा प्रतीत होता था कि अगर गैरी यहां आ भी जाता तो इससे रिची की उपस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। रिची ने अंदर आते ही सबसे माफी मांगी और फिर ऐश के पिकाचू को देखा। इसके बाद हुई हाथापाई मूल कथानक के समान ही थी। लिफ्ट की बिजली अचानक चली गई। रिची ने ऐश के पिकाचू की मदद की और लिफ्ट को सामान्य स्थिति में बहाल कर दिया। जब सभी लोग इमारत से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल सफेद कार सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी और कार में लगे लाउडस्पीकर से लगातार संदेश आ रहे थे। प्रिय प्रतिभागियों, समिति के सदस्यों को आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की सूचना देनी है। कृपया अपने सभी पोके बॉल तुरंत आयोजन स्थल पर लेकर आएं। कार गैरी और बाकी लोगों के पास से गुजर गई। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टी असमंजस में थी। उसे आयोजकों का मतलब समझ नहीं आया। वे सम्मेलन में पोके बॉल क्यों लाए थे? लेकिन जब उसने देखा कि जिस कार में वे यात्रा कर रहे थे वह इंडिगो पठार सम्मेलन के लिए विशेष कार थी तो उसने इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए। गैरी चुपचाप कार को जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि टीम रॉकेट वाकई बहुत साहसी है। यह इंडिगो पठार सम्मेलन था। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर उन्होंने इस समय कोई गलती की तो लीग टीम रॉकेट के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी? ऐसा अनुमान है कि जियोवानी पूरी तरह से म्यूटू को खोजने पर केंद्रित था और उसने इंडिगो पठार सम्मेलन की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा वह टीम रॉकेट के तीनों सदस्यों को इस तरह की गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं देता। मैं जाकर देखता हूँ। एक खिलाड़ी होने के नाते ऐश को स्वाभाविक रूप से जाकर देखना ही था कि क्या हो रहा है। मैं भी चलूंगा। गैरी भी उनके साथ चला गया। कोई और रास्ता नहीं था, आखिर गैरी भी तो एक खिलाड़ी था। भले ही टीम रॉकेट ने आयोजक होने का नाटक किया और नोटिस जारी किया, गैरी को जाकर उसे देखना ही था। सबसे बुरी स्थिति में वह बाद में टीम रॉकेट का पर्दाफाश कर सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि टीम रॉकेट के तीनों सदस्यों द्वारा किए गए व्यवधान के कारण इंडिगो पठार सम्मेलन का 5वां दौर एक दिन के लिए स्थगित हो गया। आखिरकार खिलाड़ियों के पोकेमोन को छीनना एक बहुत बड़ी गलती थी। ऐश और गैरी आयोजन स्थल के बीचों बीच स्थित चौक पर आए। कई प्रशिक्षक आसपास ही एकत्रित थे, कुछ बाहर हो गए और कुछ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। अचानक इतनी जल्दी में तुम क्या कर रहे हो? रिची। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने रिची को देखा जिससे वह अभी मिला था। खिलाड़ी ऐश, खिलाड़ी गैरी। ऐश को उसे पुकारते देख रिची भी चौंक गया और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐश कहो और उसे गैरी कहो। वैसे क्या तुम भी खिलाड़ी हो? ऐश ने कहा। हाँ। रिची ने सिर हिलाया और कहा, ऐश, गैरी, क्या आप जानते हैं कि आपने हमें अचानक यहाँ क्यों बुलाया? रिची ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। अब से मैं पोकेमोन की स्वास्थ्य जांच करूंगा। जब हम वहां जाएं तो कृपया सभी क्षतिग्रस्त पोके बॉल मुझे सौंप दें। सफेद रंग की गाड़ी के बगल में हथियारबंद व्यक्ति ने सबको सूचित करने के लिए हॉर्न बजाया और जेम्स हाथ में बैग लिए उसके बगल में खड़ा रहा। ये सब देखकर गैरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तीनों लोग सचमुच पागल हैं। ये यहाँ के प्रशिक्षकों को मूर्ख समझते हैं। स्वास्थ्य जांच। पोकेमोन सेंटर में आपने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? आसपास के प्रशिक्षकों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था और उन सभी को कुछ न कुछ संदेह था। अगर आप इस स्वास्थ्य जांच में भाग नहीं लेते हैं तो आप भाग लेने की अपनी योग्यता खो देंगे, जेसी ने बकवास कहा। ये सुनकर कि वे प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता खो देंगे, विशेष रूप से संशय में रहने वाले प्रशिक्षकों को अचानक सिरदर्द होने लगा और उन्होंने अपने पोके बॉल निकाले और उन्हें सौंपने की तैयारी कर ली। रुकना। इसी समय गैरी अचानक चिल्ला उठा।
जो प्रशिक्षक अपने पोके बॉल सौंपने ही वाले थे उन्होंने अपने पोके बॉल निकालना बंद कर दिया और आवाज की दिशा में देखने लगे। गैरी ऐश और रिची के साथ बाहर चला गया। टीम रॉकेट इंडिगो पठार सम्मेलन के कर्मचारी होने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम कितने साहसी हो। गैरी ने रॉकेट तिकड़ी की पहचान सीधे तौर पर उजागर कर दी। क्या? टीम रॉकेट? ऐश और रिची चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह टीम रॉकेट होगी। अपनी पोल खुलते देख रॉकेट तिकड़ी ने अब और दिखावा नहीं किया। चूंकि आपने इसे ईमानदारी से खोजा है, तब हम आपको दयापूर्वक उत्तर देंगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक उत्कृष्ट उद्घाटन भाषण टायरानिटार आपको सौंप दिया गया है। गैरी उनसे और बात करके इंडिगो पठार सम्मेलन को स्थगित कर सकता था, लेकिन इससे गैरी का समय बर्बाद होता, इसलिए उसे टीम रॉकेट को जल्दी से रवाना करना होगा। गर्जन टायरानिटार ने रॉकेट तिकड़ी पर दहाड़ मारी। ये तो वही पोकेमोन है। म्याउथ दौड़ना। रॉकेट तिकड़ी ने उद्घाटन समारोह के दौरान टायरानाइटर की शक्ति को देखा था और तुरंत कार में बैठकर भाग गए। लेकिन गैरी उन्हें मौका नहीं देगा, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें आकाश में गायब हो जाने दिया जाए। टायरानिटार हाइपर बीम का इस्तेमाल करो, गैरी ने कहा। गर्जन टायरानिटार ने अपने मुंह में प्रकाश की एक किरण संघनित की और उससे नारंगी लाल रंग का प्रकाश तेजी से बाहर निकला। धमाका। कितना घिनौना एहसास है। टीम रॉकेट की कार पर हाइपर बीम से हमला हुआ और वह तुरंत ही फट गई। रॉकेट की तिकड़ी दूर आकाश में उड़ गई और तारों की टिमटिमाती रोशनी में बदल गई। ये लोग हमेशा बुरे काम करने के लिए ही निकलते हैं, ये वाकई घृणित है, ऐश ने गुस्से में कहा। सौभाग्य से गैरी को ये समय पर मिल गया, अन्यथा इंडिगो पठार सम्मेलन के खिलाड़ियों के पोकेमोन चोरी हो जाते और यह एक बड़ी बात हो जाती। मूल कहानी में रॉकेट तिकड़ी ने सम्मेलन के खिलाड़ियों के पोकेमोन चुराने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया, जिसके कारण इंडिगो पठार सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा। उद्घाटन समारोह और खेल के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण टीम रॉकेट को इस बार वाकई नुकसान उठाना पड़ेगा। घटना के कुछ ही समय बाद दो अधिकारी जेनी यहां आईं और गैरी से घटना के बारे में पूछने के बाद उन्होंने उसे फिर से धन्यवाद दिया। गैरी ने टीम रॉकेट को कई बार गिरफ्तार किया है और पुलिस स्टेशन में उसे कुछ हद तक मशहूर माना जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस बार रॉकेट्स ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। आयोजकों ने एक संक्षिप्त बैठक की और मूल कार्यक्रम के अनुसार खेल को जारी रखने का निर्णय लिया। दोपहर को गैरी और ऐश आयोजन स्थल के केंद्र में आए और पर्ची निकालना शुरू कर दिया। पांचवें दौर में केवल 16 खिलाड़ी बचे थे और आयोजन स्थल भी एक साधारण सा था। इस बार लॉटरी निकालने का तरीका मैजिकार्प मछली पकड़ना था। तालाब में कुल 16 मैजिकार्प थे। प्रत्येक मैजिकार्प पर एक या दो जैसे नंबर अंकित थे और वे सभी जोड़े में थे। जिन खिलाड़ियों ने एक ही संख्या वाले मैजिकार्प पकड़े वे प्रतिद्वंद्वी थे। लॉटरी के नियम पढ़ने के बाद ऐश मछली पकड़ना शुरू करने के लिए बेताब था, लेकिन गैरी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने ऐश के मछली पकड़ने का काम खत्म होने तक इंतजार करने और फिर अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई थी। वह ये देखना चाहता था कि क्या मूल कथानक की शक्ति वास्तव में इतनी मजबूत थी कि दोनों का आमना सामना हो सके। आखिरकार सामान्य कथानक के अनुसार खेल का 5वां दौर एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार गैरी ने इसे ठीक कर दिया, जिससे ड्रॉ का परिणाम बदल सकता है। यह आता है। ऐश को मछली पकड़ने वाली छड़ी में कंपन महसूस हुई और उसने जोर से खींचा। पानी से एक लाल मैजिकार्प मछली निकली। मैजिकार्प के पेट पर A3 का निशान था। काउंटर पर बैठी महिला ने कहा, A3 ऐश के अगले मैच में उसका प्रतिद्वंदी रिची है। क्या? ऐश ने तुरंत रिची की ओर देखा और पाया कि रिची भी यहीं मौजूद था। रिची ने भी हैरानी से ऐश की ओर देखा। ठीक है, तुम लोग बातें करो, अब मेरी बारी है। गैरी के पास एक मछली पकड़ने वाली छड़ी भी थी, इसलिए उसने उसे तालाब में फेंक दिया और कांटा पानी में चला गया। मछली ने तुरंत कांटा पकड़ लिया। गैरी ने जोर से खींचा और कांटे में फंसी मैजिकार्प मछली को पानी से बाहर निकाल लिया। उसके शरीर पर B2 का निशान था। गैरी अवाक रह गया। क्या यही उसके भाग्य में लिखा था? काउंटर पर बैठी महिला ने कहा, B2, गैरी, आपकी अगली प्रतिद्वंदी लिली है। लिली? गैरी ने एक पल सोचा और उसे याद आया कि मूल कहानी में हालांकि रिची ने ऐश को हरा दिया था, लेकिन वह क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया था। ऐसा लगता है कि छठे दौर में उनका सामना लिली से हुआ था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस तरह अगर गैरी लिली को हरा देता है तो उसका प्रतिद्वंदी रिची या ऐश होगा। गैरी ने चारों ओर देखा और लिली को पाया। वह पहले से ही लॉटरी निकालने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसने अपनी प्रतिद्वंदी का इंतजार नहीं किया, इसलिए वह यहीं रुक गई। जब उसने किसी को B2 का चित्र बनाते देखा तो उसने तुरंत गैरी की ओर देखा। हेलो, मेरे अगले गेम की प्रतिद्वंदी। गैरी ने लिली का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। गैरी, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा। मैं साबित कर दूंगी कि मेरी ताकत तुमसे बेहतर है, लिली ने कहा। मैंने तुम्हारी ताकत नहीं देखी।
मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे शब्दों जितनी ही कठोर होगी, गैरी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। लिली को गैरी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे सिर्फ बातें करने वाली कहेगा, और वह तुरंत गुस्से से भर उठी। 4 मैचों में मुझसे भी खराब रिकॉर्ड वाला कोई व्यक्ति कहता है कि वह मुझे पीछे छोड़ना चाहता है। क्या ये सिर्फ हठधर्मिता भरी बातें हैं? गैरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बस मेरा इंतजार करो, लिली ने कहा और चली गई। चारों मैचों में लिली का प्रदर्शन गैरी के प्रदर्शन से कमतर होने का कोई कारण ही नहीं था। अगर यह अंक प्रणाली पर आधारित होता तो गैरी सीधे सभी खिलाड़ियों के बीच होने वाली लड़ाइयों के दौर में पहुंच जाता। प्रतिद्वंद्वी का चयन हो जाने के बाद खेल का समय निर्धारित किया जाएगा। गैरी का खेल कल दोपहर का पहला खेल होगा और ऐश का खेल कल दोपहर का आखिरी खेल होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आखिरी मैच होगा। आराम करने के लिए काफी समय है, ऐश ने कहा। गैरी ने आत्मसंतुष्ट ऐश की ओर देखा। उसे पता नहीं था कि टीम रॉकेट ने उसे परेशान किया था और लगभग उसे खेल से बाहर कर दिया था। गैरी सोच रहा था कि क्या उसे कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इंडिगो पठार सम्मेलन से लेकर अब तक ऐश ने कभी भी चारिज़ार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है और हमेशा लड़ाई के लिए अन्य पोकेमोन का इस्तेमाल किया है। अगर टीम रॉकेट की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होती तो ऐश शायद चारिज़ार्ड की जगह पिज़ियोटो को लड़ाई के लिए भेजता। मुख्य बात यह है कि इससे पहले प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में गैरी ने ऐश को सुझाव दिया था कि वह गैरी का उपयोग चारिज़ार्ड को प्रेरित करने के लिए करे, और उसे नहीं पता था कि चारिज़ार्ड अभी भी ऐश की बात सुनता है या नहीं। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। गैरी ऐश से पूछना चाहता था कि क्या चारिज़ार्ड अभी भी उसकी बात सुनता है, लेकिन रिची के यहाँ होने के कारण गैरी पूछ नहीं सका, क्योंकि ऐसा करने से रिची को पता चल जाता कि गैरी के पास चारिज़ार्ड है। छोड़ो इसे, इतना क्यों सोचना। ऐश को अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, उसे खुद ही बड़ा होने दो। गैरी को लगा कि वह बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है, इसलिए उसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। अच्छी तरह सोचने के बाद गैरी मुड़ा और चला गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगली दोपहर गैरी क्वाद स्टेडियम में आया और प्लेयर चैनल में प्रवेश किया। दर्शकों के बैठने की जगह नहीं थी। खेल के 5वें दौर के बाद आगे के मुकाबले क्वाद स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे और सभी लोग केवल क्वाद स्टेडियम में ही खेल देखने आ सकते हैं। इस भीषण गर्मी में इंडिगो पठार सम्मेलन के दोपहर के खेल को देखने आए दर्शकों का स्वागत है। फिर कृपया पहले खिलाड़ी का स्वागत करें। लिली और गैरी का स्वागत करें। दोनों खिलाड़ी चैनल से बाहर निकल गए। लिली उन कुछ महिला खिलाड़ियों में से एक है जो अब तक टिकी हुई हैं। हालांकि लिली खूबसूरत दिखती है, लेकिन उसके सभी पोकेमोन बहुत शक्तिशाली हैं। गैरी इस कॉन्फ्रेंस का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। उसने अब तक सारे मैच जीते हैं। 4 मैचों में उसका एक भी पोकेमोन नहीं हारा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिली गैरी के किसी पोकेमोन को हरा पाएगी। मेजबान ने दोनों खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी। जब लिली ने मेजबान द्वारा गैरी का परिचय सुना तो उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ। हालांकि उसने कल कुछ कठोर बातें कही थीं, लेकिन गैरी के खेल का वीडियो देखने वाले किसी भी खिलाड़ी के मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि जीत कैसे हासिल की जाए। रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को अपनी जगह पर देखा और झंडा उठाकर घोषणा की, लिली और गैरी के बीच 3 बनाम 3 का मैच शुरू होगा। कृपया अपने पोकेमोन मैदान में उतारें। ये कहने के बाद गैरी और लिली ने एक ही समय पर अपनी पोके बॉल फेंकी। महान LV42 आइवीसॉर जिम। महान LV42 ईवे क्वासी लेजेंडरी। लिली द्वारा भेजा गया पोकेमोन आइविसॉर है और गैरी द्वारा भेजा गया पोकेमोन ईवे है। मेजबान ने आश्चर्य से कहा, ईवी ही क्यों? अजीब बात है, गैरी के पास इतने सारे शक्तिशाली पोकेमोन हैं, वह अचानक ईवे को क्यों भेजेगा? क्या चल रहा है? गैरी का समर्थन करने वाले दर्शक भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गैरी ईवे को लड़ाई के लिए क्यों भेजेगा। पहले 4 गेमों में गैरी द्वारा भेजे गए सभी पोकेमोन अपने अंतिम रूप में विकसित हो गए। ये पहली बार था जब गैरी ने एक ऐसे पोकेमोन को भेजा था जो अपने अंतिम रूप में विकसित नहीं हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है? लिली भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि यह ईवे कमजोर है। इस सम्मेलन में कई ऐसे पोकेमोन मौजूद थे जो अभी तक अपने अंतिम रूप में विकसित नहीं हुए थे और वे बहुत शक्तिशाली भी थे। उदाहरण के लिए ऐश का पिकाचू और एक महिला खिलाड़ी जिससे ऐश पहले मिल चुका था, उसका बेलस्प्राउट काफी शक्तिशाली था। खेल शुरू। आइवीसॉर, रेजर लीफ का इस्तेमाल करो। लिली ने तुरंत आदेश दिया। आइवीसॉर की पीठ पर मौजूद पत्तियों ने ईवे की ओर उड़ती हुई पत्तियों की एक धारा छोड़ी। आग का धमाका। गैरी ने शांत भाव से आदेश दिया। लिली और इविसॉर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ईवे ने गहरी सांस ली और एक बड़ी लौ थूकी। सारे रेजर लीव्स पल भर में जलकर राख हो गए। धमाका। फायर ब्लास्ट ने आइवीसॉर को भी निशाना बनाया और उसे काले धुएं की एक परत से ढक दिया। ये हमला बहुत कारगर साबित हुआ। हे भगवान, ईवे ने सच में फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल किया।
मेजबान ने हैरानी से कहा। जल्दी करो, सिंथेसिस का इस्तेमाल करो। लिली ने देखा कि इविसॉर गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसने तुरंत इविसॉर को ठीक होने के लिए रिकवरी स्किल का इस्तेमाल करने दिया। ये दिन का सबसे गर्म समय था और सिंथेसिस की रिकवरी क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन गैरी आइविसॉर को कोई मौका नहीं देना चाहता था। मानसिक शक्ति। ईवी की आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और अदृश्य टेलीकिनेसिस तेजी से इविसॉर की ओर बढ़ी, जिससे इविसॉर सीधे बेहोश हो गया और सिंथेसिस द्वारा ठीक की गई चोट फिर से उभर आई। त्वरित हमले। स्विश। ईवी तेजी से बाहर निकली, सफेद रोशनी की एक धारा निकाली और एक धमाके के साथ आइविसॉर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रेफरी ने कहा, आइविसॉर ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। क्या जबरदस्त ईवी है। साइकिक ने आइविसॉर के ठीक होने की प्रक्रिया को बाधित किया और फिर क्विक अटैक का इस्तेमाल करके उसे घातक प्रहार दिया। वाकई यह एक शानदार हमला था, होस्ट ने टिप्पणी की। दर्शकों में वही वे सिनाबार लेबोरेटरी वाली है। गैरी ने उसे इस हद तक पाला पोसा है कि उसने आग और मानसिक शक्तियों में महारत हासिल कर ली है। ब्रॉ हैरान रह गया। कितना अद्भुत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रजनन के बाद ईवे इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, मिस्टी ने हैरानी से कहा। क्या ईवे इतने सारे कौशल सीख सकती है? ऐश ने पूछा। मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने कभी किसी ईवे को इतने सारे कौशलों में महारत हासिल करते हुए नहीं देखा है, ब्रॉ ने कहा। ईवी के प्रदर्शन ने तुरंत दर्शकों की जिज्ञासा जगा दी। ईवी एक बहुत लोकप्रिय पोकेमोन है जिसके कई विकास प्रकार हैं और ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। इसकी संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक है। ईवी के दमदार प्रदर्शन को देखकर ईवी के मालिक दर्शक बहुत उत्साहित हैं और वे अपनी ईवी को गैरी की ईवी जितना ही मजबूत बनाना चाहते हैं। राइडन, तुम जाओ। लिली ने दूसरा पोकेमोन भेजा। महान। LV45 राइडॉन क्वासी एलीट। लिली का दूसरा पोकेमोन राइडॉन है, जो मजबूत रक्षा क्षमता वाला पोकेमोन है, मेजबान ने परिचय दिया। राइडन की प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है। जब तक ये जल प्रकार या घास प्रकार का कौशल न हो, अन्य हमले इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन गैरी की ईवे 9 प्रकार के कौशल में महारत हासिल कर सकती है, जिसमें जल प्रकार और घास प्रकार के कौशल शामिल हैं। लिली ने रॉयडन को ईवे से लड़ने के लिए भेजा और यह चुनाव गलत नहीं था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ईवे के पास रॉयडन का मुकाबला करने वाले कौशल होंगे। राइडन, रॉक ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। लिली अभी भी सतर्क थी और उसने पहले ईवे को परखने के लिए दूर से हमला करने वाले कौशल का इस्तेमाल किया। मानसिक शक्ति वाली, सारी चट्टानें वापस फेंक दो। गैरी ने भी अभिनय में सहयोग किया, शायद ईवे को अन्य कौशल का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। ईवी ने साइकिक का इस्तेमाल करके हमला करने वाले सभी पत्थरों को बांध दिया और फिर उन्हें वापस फेंक दिया, लेकिन राइडॉन की रक्षा शक्ति बहुत अधिक थी और ये पत्थर उसे बिना किसी दर्द के लगे। ड्रिल रन का प्रयोग करें। ईवे द्वारा राइडॉन के कौशल का मुकाबला न कर पाने की पुष्टि करने के तुरंत बाद लिली ने भी हमला कर दिया। गर्जन। राइडन के सिर पर लगा हॉर्न ड्रिल घूमने लगा और उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा मंडराने लगी, जिससे एक चक्रवात का रूप ले लिया और फिर वह ईवे की ओर दौड़ पड़ा। राइडन की गति तेज नहीं थी। गैरी ने जानबूझकर प्रतिद्वंदी के करीब आने का इंतजार किया और तुरंत आदेश दिया, बचने के बाद एक्वाटेल का इस्तेमाल करो। क्या? गैरी का आदेश सुनकर लिली चौंक गई। ईवी तेजी से राइडॉन की ओर दौड़ी और दौड़ते समय पानी की एक परत ईवी की पूंछ पर बह गई और एक जल प्रक्षेपी में बदल गई। जैसे ही ईवी ने अपनी पूंछ घुमाए और जमीन पर वार किया, वह काफी ऊपर उछली और राइडॉन के हमले से बाल बाल बच गई। फिर ईवे ने हवा में अपने शरीर को घुमाया और पानी की तलवार ने राइडॉन की पीठ पर वार किया। टकराना। पानी की धार ने राइडॉन की पीठ पर वार किया और अचानक एक बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण राइडॉन गिर गया। सोलर बीम। गैरी ने आदेश दिया। ईवी की गर्दन के चारों ओर के बाल तेजी से सूर्य की रोशनी को सोख लेते हैं और ईवी के मुंह से एक प्रचंड प्रकाश की किरण निकलती है। धमाका। सोलर बीम ने राइडन को करीब से निशाना बनाया और विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव ने ईवे को भी कई मीटर पीछे धकेल दिया। धुआं छट गया और राइडॉन एक छोटे से गड्ढे में पड़ा था, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं। रेफरी ने घोषणा की, राइडन ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। हे भगवान, ईवे एक्वाटेल और सोलर बीम का इस्तेमाल कर सकती है। मेजबान ने हैरानी से कहा। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ईवे फायर ब्लास्ट और साइकिक का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक्वाटेल और सोलर बीम का भी इस्तेमाल कर सकती है। ये तो कमाल है। अब लिली के पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा है। आखिर में वह किस तरह का पोकेमोन भेजेगी? होस्ट को लगा कि लिली ने हार के संकेत दे दिए हैं और अब उसके वापसी करने की कोई उम्मीद नहीं है। लिली ने दांत पीस लिए। वह अब भी गैरी को परेशान करने के बारे में सोच रही थी। अंत में वह न केवल गैरी के एक पोकेमोन को हराने में असफल रही, बल्कि उसे लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा, जो पूरी तरह से हारने से भी बदतर था। अगर गैरी ने टायरानाइटर का इस्तेमाल किया होता तो लिली को बेहतर महसूस होता। मुख्य बात यह थी कि वह सिर्फ एक ईवे था, जिसे लिली स्वीकार नहीं कर सकती थी।
वेनोमोथ, कृपया। लिली ने अपना तीसरा पोकेमोन भेजा। महान। LV43 वेनोमोथ जिम। मेजबान ने कहा, लिली का आखिरी पोकेमोन वेनोमोथ है, जिसमें उड़ने की क्षमता का फायदा है। गैरी ने वेनोमोथ को देखा और सोचा कि क्या ईवे को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि ईवे की वर्तमान स्थिति और कौशल को देखते हुए वेनोमोथ से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वेनोमोथ, जहर का पाउडर इस्तेमाल करो। लिली ने तुरंत आदेश दिया। वेनोमोथ आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा था और उसके पंखों से बैंगनी रंग का एक बड़ा सा पाउडर नीचे गिर गया। खोदो, गैरी ने कहा। ईवी ने तुरंत जमीन में गड्ढा खोदा और सफलतापूर्वक जहर के पाउडर से बच गई। ये डिग का भी इस्तेमाल कर सकता है। लिली ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि गैरी के ईवे में बहुत सारी क्षमताएं हैं। इसे सब कुछ कैसे पता हो सकता है? लिली ने वेनोमोथ को जमीन के करीब आने देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि ईवे उस पर हमला कर देगी। ईवी फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकती थी और अगर यह वेनोमोथ को लग जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। दिव्य शक्ति। इसी क्षण गैरी ने एक आदेश जारी किया। ईवी ने एक छेद खोला और साइकिक शक्ति का इस्तेमाल करके वेनोमोथ पर हमला किया। वेनोमोथ को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और साइकिक की चपेट में आ गया। वेनोमोथ पलटवार करना चाहता था, लेकिन ईवे फिर से जमीन के नीचे छिप गई और वेनोमोथ को भ्रमित करने के लिए लगातार छेद करती रही। गैरी के ईवे ने वेनोमोथ को भ्रमित करने के लिए डिग टैक्टिक का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि वेनोमोथ के पास मौजूदा समस्या का कोई हल नहीं है, होस्ट ने टिप्पणी की। ईवी की खुदाई करने की रणनीति और मानसिक रूप से छुपकर किए जाने वाले हमलों के कारण वेनोमोथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक और लापरवाही के बाद ईवे के साइकिक हमले से वह हवा से नीचे गिर गया। फिर उसे ईवे के लास्ट रिजॉर्ट से हरा दिया गया। रेफरी ने घोषणा की, वेनोमोथ ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। लिली के तीनों पोकेमोन हार गए हैं और गैरी विजेता है। 5वां गेम जीतने और छठे दौर में पहुंचने के लिए गैरी को बधाई। मेजबान ने बधाई दी। गैरी, बहुत बढ़िया। ईवी ने लगातार 3 बार जीत हासिल की, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गैरी बहुत ही शानदार है। वह जिमों का सामना करने का साहस रखने वाले व्यक्ति होने के योग्य है। दर्शक खुशी से झूम उठे। साक्षात्कार क्षेत्र में अभी भी वही महिला पत्रकार मौजूद थी जिसने गैरी का 4 बार पहले साक्षात्कार लिया था। चूंकि महिला रिपोर्टर हमेशा आकर्षक व्यक्तित्व वाले गैरी का साक्षात्कार लेती थी, इसलिए बॉस ने मैच के बाद के साक्षात्कार की जिम्मेदारी उसी महिला रिपोर्टर को सौंपे रखी। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वे पुराने परिचित थे, इसलिए गैरी का रवैया अधिक सहज था। गैरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 5वें दौर में लगातार 3 गेम जीत पाओगे। तुम वाकई बहुत मजबूत हो, महिला रिपोर्टर ने हैरानी से कहा। मैंने पहले भी कहा है कि इंडिगो पठार सम्मेलन के खिलाड़ी बहुत मजबूत नहीं हैं। इस स्तर पर मुझे केवल थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है, जो इंडिगो पठार सम्मेलन की सीमा है, गैरी ने कहा। महिला पत्रकार हैरान रह गई। उसे गैरी से ऐसे साहसी बयान की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह वाकई बहुत ताकतवर है। अब तक उसने एक भी पोकेमोन नहीं हारा है। गैरी, अगला गेम पूरी टीम की लड़ाई है। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम एक भी पोकेमोन नहीं हारोगे? ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ा कमजोर पोकेमोन मैदान में भेजूंगा ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके, लेकिन मैं निश्चित रूप से बड़े अंतर से जीतूंगा। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। गैरी को लगा कि उसने अभी जो कहा है वह सुर्खियां बटोरने के लिए काफ़ी है, इसलिए वह मुड़ा और चला गया। ईवी को नसजॉय को सौंपने के बाद गैरी क्वाड स्पोर्ट्स एरेना लौट आया और अगले खेलों को देखना जारी रखा। ऐश, तुम भी यहाँ हो। गैरी ने खिलाड़ियों के क्षेत्र के दर्शक दीर्घा में पहुंचते ही ऐश और अन्य 2 लोगों को देखा। मेरा मैच दोपहर का आखिरी मैच है, क्या मेरा यहाँ होना सामान्य बात नहीं है? ऐश ने उलझन में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गैरी ने ऐसा क्यों कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देखकर थोड़ा हैरान रह गया था। अच्छा खेलो, मुझे उम्मीद है कि तुम छठे दौर में पहुंच जाओगे, गैरी ने कहा। मूल कथानक के अनुसार रॉकेट टिकड़ी ने ऐश को बाहर ले जाने के लिए रिची की आवाज़ का इस्तेमाल किया और कुछ समय के लिए उसका अपहरण कर लिया। अगर रिची ने रेफरी से गुहार न लगाई होती तो ऐश मैच से बाहर हो जाता। ऐश ने सबरीना के बगल में बैठे गैरी की ओर देखा और सोचने लगा कि गैरी ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था, लेकिन ऐश के सरल दिमाग के कारण वह लड़ाई के अलावा कुछ और नहीं समझ पाता था, इसलिए उसने इस बारे में नहीं सोचा और बाद में होने वाला खेल उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। गैरी के बैठने के बाद वह इस बारे में सोच रहा था कि उसका अगला मुकाबला ऐश के साथ होगा या रिची के साथ। आधे घंटे बाद 5वें दौर का आखिरी मैच शुरू हुआ। ऐश बनाम रिची और ऐश के पोकेमोन काफ़ी मिलते जुलते हैं। असल में रिची के पास भी वही सारे पोकेमोन हैं जो ऐश के पास हैं, और वे सभी बेबी पोकेमोन हैं और उनमें से कुछ ही विकसित हुए हैं। युद्ध शुरू होता है। रिची का पहला पोकेमोन बटरफ्री है। ऐश का पहला पोकेमोन स्क्विर्टल है। बैकवर्ड LV40 बटरफ्री जिम, LV43 स्क्विर्टल एलीट। बैकवर्ड
ऐश के स्क्विर्टल का स्तर देखकर गैरी परेशान हो गया। इसमें इतनी क्षमता तो है, लेकिन यह विकसित होने को तैयार नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि यह स्क्विर्टल क्या सोच रहा है। बटरफ्री और स्क्विर्टल के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन स्क्विर्टल बटरफ्री के स्लीप पाउडर से प्रभावित हुआ और फिर बटरफ्री के गीगा ड्रेन से पराजित हो गया। क्योंकि पहली पीढ़ी के एनिमेशन में बहुत सारी खामियां थीं, इसलिए इसे फिर से बदल दिया गया। रिची ने ऐश के पहले पोकेमोन को सफलतापूर्वक हरा दिया। इसके बाद ऐश ने पिकाचू को बाहर भेजा। पिकाचू ने पहल करते हुए बटरफ्री को थंडरबोल्ट से हरा दिया। जाओ जिपो, रिची ने अपना चारमंडर भेजा। बैकवर्ड 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 LV41 चारमंडर एलीट। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। रिची की फिल्म चारमंडर भी बहुत उच्च स्तर की है। इस स्तर पर जिन कौशलों को पहले से ही जागृत किया जाना चाहिए था, उन्हें बहुत पहले ही जागृत हो जाना चाहिए था। फिर भी बिना विकास किए इसे क्यों टाला जा रहा है? मूल कथानक के विपरीत, क्योंकि इस बार टीम रॉकेट ने उसे परेशान नहीं किया, इसलिए पिकाचू इस बार बहुत उग्र था। चारमंडर के साथ भयंकर लड़ाई के बाद अंततः इसने डबल एज की मदद से चारमंडर को हरा दिया। ऐसा लगता है कि इसमें वाकई बदलाव आ गया है। पिकाचू को चारमंडर को हराते हुए देखकर कहानी में वाकई बड़ा बदलाव आ गया है। अब ऐश के पास पिकाचू और एक ऐसा पोकेमोन है जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। रिची का आखिरी पोकेमोन पिकाचू होना चाहिए। 2 बनाम 1 की इस लड़ाई में ऐश के जीतने की अच्छी संभावना है। जाओ स्पार्की। रिची ने स्पार्की के अलावा किसी और पोकेमोन को नहीं भेजा। स्पार्की रिची का पिकाचू है, लेकिन रिची को अपने पोकेमोन का नाम रखना पसंद है। बैकवर्ड 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 LV43 पिकाचू क्वासी एलिट। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। रिची के पिकाचू में अच्छी क्षमता है, लेकिन यह अभी भी ऐश के पिकाचू से थोड़ा पीछे है। हालांकि पिकाचू ने लगातार 2 लड़ाइयां लड़ी, खासकर चारमंडर से लड़ते समय, जिसमें उसने बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद की और अंततः स्पार्की से हार गया। निर्णायक क्षण आ गया है और गैरी यह जानने के लिए भी उत्सुक है कि ऐश तीसरे पोकेमोन के रूप में किसका उपयोग करेगा, चारिज़ार्ड या पिज़ियोटो का। जाओ एनिहिलेप। ऐश ने पोके बॉल फेंकी। महान। बैकवर्ड 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 LV43 एनिहिलेप एलीट। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। ऐश द्वारा भेजा गया पोकेमोन न तो चारिज़ार्ड है और न ही पिज़ियोटो, बल्कि वह एनिहिलेप है जो उसने एंथनी को दिया था। एनिहिलेप। गैरी ने ब्रॉर और मिस्टी की ओर देखा और पूछा, ऐश इसे कब वापस लाया? दरअसल मैं इसे इंडिगो पठार सम्मेलन शुरू होने से पहले वापस लाने वाला था, लेकिन श्री एंथनी एनिहिलेप को लड़ाई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जा रहे थे। प्रतियोगिता परसों समाप्त हो गई थी और इसे आज सुबह ही टेलीपोर्ट किया गया, ब्रॉर ने कहा। गैरी ने हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा लगता है कि उसकी पिछली मेहनत व्यर्थ नहीं गई। ऐश जानता है कि उसके पास पर्याप्त पोकेमोन नहीं है, इसलिए वह प्रतियोगिता से निपटने के लिए एनिहिलेप को साथ लाता है। एनिहिलेप बहुत शक्तिशाली है, उसमें एक तरह का कुलीन योद्धा बनने की क्षमता है और वह ऐश की वर्तमान मुख्य सेना बनने के लिए पूरी तरह से योग्य है। अपनी लचीली चालों पर भरोसा करते हुए एनिहिलेप तेजी से स्पार्की के पास पहुंचा और उसे दबाने के लिए रेज फिस्ट का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक ही राउंड में स्पार्की को एनिहिलेप के हमले से हार का सामना करना पड़ा। पिकाचू ने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी है। रेफरी ने घोषणा की, रिची के तीनों पोकेमोन अपनी लड़ने की क्षमता खो चुके हैं और विजेता ऐश है। छठे दौर में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए ऐश को बहुत बहुत बधाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐश की यात्रा बदल गई है। वह टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए बल्कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। गौरतलब है कि ऐश ने अब तक चारिज़ार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है और रिची के साथ मैच से पहले तक एनिहिलेप का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर अगले मैच में ऐश की किस्मत अच्छी रही तो उसका सामना बचे हुए 7 खिलाड़ियों में से सबसे कमजोर खिलाड़ी से होगा और ऐश के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका होगा। खेल समाप्त हो गया है और 5वां दौर वेलस्टोन में आयोजित किया जाएगा। रात के खाने के बाद शेष 8 खिलाड़ी ये देखने के लिए आयोजन स्थल के केंद्र में आए कि उनका अगला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। गैरी, मैं छठे दौर तक पहुंच गया, ऐश ने कहा। जब वे प्लेयर विलेज में मिले थे तब गैरी ने कहा था कि यह कहना मुश्किल है कि ऐश पूरी प्लेयर बैटल में हिस्सा ले पाएगा या नहीं। अब ऐश ने ये कर दिखाया है और सफलतापूर्वक छठे राउंड में प्रवेश कर चुका है। बधाई हो, मैंने पहले जो कहा था उसे वापस लेता हूँ। आप में अभी भी कुछ ताकत है, लेकिन आप और मुझ में अभी भी बहुत अंतर है, गैरी ने कहा। बस थोड़ा इंतजार करो गैरी, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, ऐश ने कसम खाते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। चलिए जल्दी से लॉटरी निकालते हैं, गैरी ने कहा। ऐश ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और लॉटरी निकालने के लिए पोकेडेक्स काउंटर पर बैठी महिला को सौंप दिया। गैरी ने भी ऐसा ही किया। खेल का छठा दौर एक यादृच्छिक लाइनअप था और अगला खेल क्रमबद्ध लाइनअप के अनुसार खेला जाएगा। छठा दौर क्वार्टर फाइनल था और कल 4 मैच खेले जाएंगे। पहले और दूसरे गेम के विजेता 7वें दौर में प्रतिद्वंद्वी होंगे और इसी तरह फाइनल तक ये सिलसिला चलता रहेगा।
गैरी और ऐश द्वारा काउंटर पर बैठी महिला को पोकेडेक्स सौंपने के बाद उन दोनों के अवतार बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित बैटल टेबल पर दिखाई दिए। दोनों के अवतारों को एक दूसरे के बगल में व्यवस्थित किया गया था। ऐश बनाम गैरी, सुबह का दूसरा मैच। क्या गैरी? अपने प्रतिद्वंदी गैरी को देखकर ऐश दंग रह गया। गैरी को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐश, ऐसा लगता है कि इंडिगो पठार सम्मेलन की तुम्हारी यात्रा कल समाप्त हो जाएगी। तुमने अभी तक खेला ही नहीं है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जीत जाओगे? ऐश ने अविश्वास से कहा। तो फिर देखते हैं, गैरी ने बेपरवाही से कहा। वैसे पैलेट टाउन के समझौते के तहत हमने एक बार ये तय किया था कि लीग कॉन्फ्रेंस में हम अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कल के मैच में मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। मैं आपको अपनी पूरी क्षमता दिखाऊंगा, पूरी ताकत। ऐश अचानक थोड़ा घबरा गया। ऐश लापरवाह है लेकिन मूर्ख नहीं। प्रतियोगिता से लेकर अब तक गैरी का रिकॉर्ड ऐश के दिल पर पहाड़ की तरह बोझ बना हुआ है। केवल ऐश ही नहीं बल्कि इंडिगो पठार सम्मेलन के सभी खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी गैरी का सामना करना बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन गैरी ने इंटरव्यू में कहा कि उसने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। गैरी की पूरी ताकत कितनी है यह कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उसका बचपन का दोस्त ऐश भी नहीं जानता कि गैरी अब कितना ताकतवर है। जिस एकमात्र पोकेमोन का जिक्र किया जा सकता है वह टायरानाइटर है, जिसका इस्तेमाल गैरी ने इंडिगो पठार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान किया था। यह एक ऐसा पोकेमोन है जिसने टीम रॉकेट के रोबोटों को आसानी से नष्ट कर दिया था। उस समय ऐश के पिकाचू और बुल्बासौर ने मिलकर टीम रॉकेट के रोबोटों का कुछ भी नहीं कर सके। अच्छी तैयारी करो, बिना पछतावे के युद्ध से लौटो, कल मिलते हैं। गैरी ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और शालीनता से वहां से चला गया। ऐश और बाकी तीनों ने गैरी को जाते हुए देखा और आसपास के अन्य खिलाड़ी भी ऐश को देखकर उसके लिए दुख महसूस कर रहे थे। वे ये भी जानते थे कि गैरी से निपटना बहुत मुश्किल है और उन्हें बहुत खुशी थी कि उनकी उससे मुलाकात नहीं हुई। ऐश, क्या तुम ठीक हो? मिस्टी ने धीमी आवाज में पूछा। ब्रॉ और मिस्टी दोनों जानते थे कि ऐश हमेशा से गैरी को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता था जिसे वह पीछे छोड़ना चाहता था। अब अंततः दोनों की मुलाकात इंडिगो पठार सम्मेलन में हुई। मुझे नहीं पता कि ऐश अंत में किस तरह की लड़ाई लड़ेगा। मैं ठीक हूँ, मैं वापस जाकर तैयारी करूंगा। गैरी के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद ऐश घबराया नहीं था, बल्कि वह काफी शांत था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। छात्रावास में लौटने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में मैं बाहर हो जाऊंगा। किस्मत वाकई लोगों के साथ खिलवाड़ करना पसंद करती है, गैरी ने सिरदर्द के साथ कहा। शुरू में मुझे उम्मीद थी कि ऐश इंडिगो पठार सम्मेलन में और आगे बढ़ सकता है। उम्मीद पूरी हुई और ऐश एक पायदान ऊपर चढ़ गया, लेकिन अंत में गैरी को ऐश को बाहर करना ही पड़ा। किस्मत वाकई बहुत बेरहम है। कल ऐश पर थोड़ा दबाव डालते हैं और मुझे उम्मीद है कि वह तेजी से विकास कर पाएगा। एक रात के बाद अगली सुबह गैरी और सबरीना इंडिगो पठार स्टेडियम आए और खिलाड़ियों के बैठने की जगह पर बैठ गए। ऐश और बाकी दोनों भी वहीं थे। जब उन्होंने गैरी और सबरीना को देखा तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। गैरी ने भी ऐश की तरफ देखा, लेकिन खेल शुरू होने का इंतजार करते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा। सुबह के 9:30 बज रहे थे और छठे दौर का पहला मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मडोका बनाम योजी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बहुत भयंकर थी और मुकाबला बराबरी का था, जिससे दर्शकों में उत्साह का संचार हुआ। अंत में योजी ने 2 पोकेमोन की बढ़त के साथ मडोका को हराया और सफलतापूर्वक 7वें दौर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 10 मिनट बाद मैदान की सफाई कर दी गई और दूसरा मैच शुरू हो गया। गैरी और ऐश पहले ही प्लेयर चैनल में पहुंच चुके थे। चलिए आज सुबह का दूसरा मैच खेलते हैं। कृपया गैरी और ऐश को भी मैच में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें, मेजबान ने परिचय देते हुए कहा। गैरी का रिकॉर्ड इस समय सबसे अच्छा है। उसने अभी तक एक भी पोकेमोन नहीं हारा है। पहले मैच को छोड़कर बाकी सभी मैचों में ऐश का प्रदर्शन बेहद करीबी रहा और उसने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की। मैच की प्रक्रिया काफी कठिन थी और 8 खिलाड़ियों में उसका रिकॉर्ड सबसे खराब था। सबसे खराब और सबसे अच्छे के बीच का मुकाबला वाकई रोमांचक होता है। जब ऐश कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ तो मेजबान का परिचय सुनने के बाद उसे असहाय महसूस हुआ, क्योंकि मेजबान सच कह रहा था। पहले मैच को छोड़कर बाकी सभी मैचों में ऐश को हार का सामना करना पड़ा। क्या ये सबसे खराब रिकॉर्ड नहीं है? दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी जगह ले ली और रेफरी क्षेत्र में मौजूद रेफरी ने झंडा उठाकर घोषणा की, अब ऐश और गैरी के बीच पूर्ण टीम मैच शुरू होगा। कृपया अपने पोकेमोन मैदान में उतारें। ये कहने के बाद गैरी और ऐश ने एक ही समय पर पोके बॉल फेंकी। महान LV40 बुल्बासौर एलीट। महान LV61 टायरानाइटर चैंपियन। क्या टायरानाइटर? इसे शुरू से ही सही तरीके से इस्तेमाल करें, इससे आप उसे बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे।
ब्रॉर और मिस्टी ने गैरी को तुरंत टायरानाइटर का इस्तेमाल करते हुए देखा और उन्हें यकीन हो गया कि गैरी वास्तव में इसे जाने देने का इरादा नहीं रखता था। हे भगवान, गैरी ने तो टायरानाइटर जैसा इतना शक्तिशाली पोकेमोन भेजा, जबकि ऐश ने बुल्बासौर भेजा, मेजबान ने हैरानी से कहा। गैरी का क्या मतलब है? उसने शुरुआत में ही इतने शक्तिशाली पोकेमोन का इस्तेमाल किया। हाँ, आखिरकार मुझे टायरानाइटर दिख गया। दर्शक भी काफी हैरान थे। गैरी शायद ही कभी इतने शक्तिशाली पोकेमोन से शुरुआत करता था। क्या ऐश में कोई विशेष गुण है? ऐश, मैंने कहा था कि इस बार मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। अपनी पूरी ताकत दिखाओ, मैं तुम्हें बिना किसी संकोच के बुरी तरह हरा दूंगा, गैरी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुमसे इतनी आसानी से पराजित नहीं होऊंगा, ऐश ने पलटवार किया। ऐसा लगता है कि गैरी और ऐश एक दूसरे को जानते हैं। दोनों पहले टाउन के ट्रेनर हैं। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। प्लेयर कमांड एरिया में एक माइक्रोफोन है। मेजबान ने उन दोनों के बीच की बातचीत भी सुनी और तुरंत पता लगा लिया कि वे दोनों पहले टाउन के रहने वाले थे और एक दूसरे को जानते थे। रेफरी ने घोषणा की, खेल शुरू होता है। बुल्बासौर, रेजर लीफ का इस्तेमाल करो। ऐश ने हमले की अगुवाई की। बुल्बासौर ने रेजर लीफ का इस्तेमाल किया और अनगिनत पत्तियां टायरानाइटर की ओर उड़ गईं। बैंग बैंग बैंग, पत्तियां टायरानाइटर पर गिरी, जिससे टायरानाइटर के कवच पर केवल एक हल्का सा निशान रह गया। क्या गजब का बचाव है! बुल्बासौर के रेजर लीफ से टायरानाइटर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, मेजबान ने हैरानी जताई। ऐश को विश्वास नहीं हो रहा था कि टायरानाइटर इतना भयानक हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से घास प्रकार के कौशल से नियंत्रित था और उस पर हमला किया गया, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं आई। रेजर लीफ बेकार है तो सोलर बीम का इस्तेमाल करो, ऐश ने आदेश दिया। ऐश का आदेश देखकर गैरी ने उदासीनता से आदेश दे दिया। डार्क पल्स। टायरानिटार ने अपना मुंह खोला और एक काली रोशनी थूकी, जो तेजी से मैदान में फैल गई और बुल्बासौर के सामने आ गई। धमाका! बुल्बासौर मैदान से बाहर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। बुल्बासौर, ऐश ने पुकारा, लेकिन बुल्बासौर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस जमीन पर पड़ा रहा। रेफरी ने कहा, बुल्बासौर ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। अरे, बस एक ही वार में बुल्बासौर तुरंत बेहोश हो गया, मेजबान ने हैरानी से कहा। इस तरह का एक तरफा मुकाबला आखिरकार फिर से देखने को मिल सकता है। गैरी ने इससे पहले भी ब्लास्टोइस के साथ ऐसा ही मुकाबला लड़ा था, लेकिन उसके बाद से ऐसा कोई मुकाबला नहीं हुआ है। वो टायरानाइटर बहुत शक्तिशाली है। बुल्बासौर तो एक ही वार में ढेर हो गया। मिस्टी ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। मिस्टी आमतौर पर ऐश के साथ यात्रा करती है और बुल्बासौर की ताकत को अच्छी तरह जानती है। ये बहुत शक्तिशाली है। चारिज़ार्ड और पिकाचू के अलावा बुल्बासौर को तीसरे स्थान पर रखा जा सकता है। ऐश, मैंने तुमसे कहा था अपनी पूरी ताकत लगाओ। ये पोकेमोन जो अभी अपने अंतिम रूप में विकसित नहीं हुआ है, टायरानाइटर का प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। असीम शक्ति के सामने कौशल बेकार हैं, गैरी ने याद दिलाया। हालांकि बुल्बासौर काफी शक्तिशाली है, लेकिन ये केवल अर्धकुलीन स्तर से पहले की श्रेणी में आता है। एक बार जब पोकेमोन की ताकत एलीट स्तर तक पहुंच जाती है, तो इस प्रकार के जो पोकेमोन विकसित नहीं हुए हैं, वे केवल अपनी क्षमता के बल पर विकसित हो चुके पोकेमोन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जब तक बुल्बासौर को पिकाचू की तरह कुछ विशेष अवसर नहीं मिलते और वह अपनी प्रजाति को मजबूत नहीं कर लेता, तब तक भले ही वह एलीट स्तर तक बढ़ जाए, वह एलीट स्तर में सबसे कमजोर ही रहेगा। ऐश ने कोई जवाब नहीं दिया। बुल्बासौर को पोके बॉल में डालने के बाद उसने पोके बॉल फेंकना जारी रखा। जाओ, स्क्वर्टल, महान, LV43 स्क्विर्टल एलीट। गैरी को ऐश की बात समझ नहीं आई। उसे स्क्विर्टल का इस्तेमाल तब करना पड़ा जब उसके पास किंगले जैसा शक्तिशाली हथियार था। स्क्विर्टल, वाटर गन का इस्तेमाल करो, ऐश ने आदेश दिया। स्क्विर्टल ने तुरंत टायरानाइटर पर वाटर गन से हमला किया, जिसे टायरानाइटर ने बस हिला दिया और सैंडस्टॉर्म द्वारा बनाई गई रेत की ढाल ने सीधे वाटर गन को रोक दिया। क्या? ऐश दंग रह गया। उसने इस तरह की रक्षा प्रणाली पहली बार देखी थी। सैंडस्टॉर्म का उपयोग करके कौशल को अवरुद्ध करना गैरी द्वारा टायरानाइटर को स्वाभाविक रूप से सिखाया गया था। तत्वों को नियंत्रित करने की टायरानाइटर की दक्षता के कारण वह आसानी से सैंडस्टॉर्म को नियंत्रित कर सकता था और रेत की ढाल बना सकता था। थंडरबोल्ट, गैरी ने आदेश दिया। गर्जन। टायरानिटार के शरीर से सुनहरी बिजली निकली और बिजली का एक बोल्ट तेजी से स्क्विर्टल की ओर बढ़ा और उसे तुरंत लग गया। स्क्विर्टल चीखा और जमीन पर गिर गया। रेफरी ने कहा, स्क्विर्टल ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। बुल्बासौर की तरह स्क्विर्टल भी इसका मुकाबला नहीं कर सका और टायरानाइटर द्वारा तुरंत ही नॉकआउट हो गया। हे भगवान, एक और त्वरित नॉकआउट। गैरी का टायरानाइटर बहुत उच्च स्तर का है और ऐश के पोकेमोन इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते, मेजबान ने टिप्पणी की। ऐश को परिणाम की परवाह नहीं थी। उसने स्क्विर्टल को वापस ले लिया और फिर तीसरे पोकेमोन को बाहर भेज दिया। मुक, कृपया, ऐश ने पोके बॉल फेंकी। महान, LV44 मुक क्वासी एलीट। ओह, मुक,
गैरी को उम्मीद नहीं थी कि ऐश मुक को मैदान में भेजेगा। ऐसा बहुत कम होता है। यह मुक ही वह अहम पोकेमोन है जिसने ऐश को चौथे गेम को आसानी से पार करने में मदद की। अगर मुक न होता तो ऐश शायद चौथे गेम में ही बाहर हो जाता। मुक, टॉक्सिक का इस्तेमाल करो, ऐश ने आदेश दिया। मुक ने जहरीली गैस छोड़ी जो तेजी से टायरानाइटर की ओर बढ़ी। टायरानिटार ने प्रतिरोध करने के लिए सैंडस्टॉर्म शील्ड का भी इस्तेमाल किया, लेकिन टॉक्सिक से बचाव करना मुश्किल था। हालांकि इसने जहरीली गैस को रोक दिया, फिर भी जमीन से जहर की एक धारा चुपके से ऊपर आ गई। टायरानिटार के पैरों के नीचे की जमीन बैंगनी जहर से रिस रही थी, जो तुरंत टायरानिटार के चारों ओर लिपट गया और उसके शरीर में प्रवेश कर उसे जहर से भर दिया। मुक, बहुत बढ़िया काम किया, ऐश ने आश्चर्य से कहा। उसे लगा था कि टॉक्सिक का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुक इस तरह टॉक्सिक का इस्तेमाल करेगा। गैरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐश को आखिरकार रूप बदलने की कला आ गई थी। वह अब मूर्ख नहीं रहा था। हालांकि टायरानाइटर टॉक्सिक से जहरग्रस्त हो गया था, लेकिन यह एक कठिन सवाल था कि क्या ऐश टायरानाइटर के जहर से मरने तक टिक पाएगा। टायरानिटार, स्टोन एज, गैरी ने आदेश दिया। गर्जन, टायरानिटार के चारों ओर अनगिनत पत्थर के ब्लेड प्रकट हुए और मुक की ओर उड़ने लगे। मुक, मिनिमाइज का इस्तेमाल करो, ऐश ने जल्दी से चिल्लाया। मुक ने मिनिमाइज का इस्तेमाल किया और उसका शरीर पल भर में फुटबॉल के आकार का हो गया और उसने पत्थर के ब्लेड के सभी हमलों से आसानी से खुद को बचा लिया। गैरी को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐश का मुक मिनिमाइज मोड का इस्तेमाल करेगा, जिसका उद्देश्य जानबूझकर समय बर्बाद करना था। लेकिन टायरानाइटर में इस स्थिति से निपटने की क्षमता की कमी नहीं है। भूकंप, आवाज सुनकर टायरानाइटर ने जमीन पर पैर पटका और जमीन हिलने लगी। मुक ने फिर से अपना आकार छोटा किया और सीधे स्लर बॉम्ब का इस्तेमाल करने के लिए छलांग लगाई, जिससे न केवल भूकंप से बचाव हुआ बल्कि टायरानाइटर पर हमला भी हुआ। हालांकि इस हमले से टायरानाइटर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। गर्जन, टायरानिटार ने मुक पर निशाना साधा और डार्क पल्स से हमला किया। काली किरणें निकलीं और हवा में उछले मुक उनसे बच नहीं पाए। बचने के लिए अपनी गति कम करो, ऐश ने अपनी युद्ध प्रवृत्ति के आधार पर आदेश दिया। मुक फिर से सिकुड़ गया और उसका शरीर आधा हो गया। डार्क पल्स सीधे हवा में जा टकराया। मुक की ऊंचाई अब 20 सेंटीमीटर से भी कम है। जब ये पहली बार दिखाई दिया था तब इसके आकार की तुलना में यह अब और छोटा नहीं हो सकता। होस्ट ने कहा। ऐश ने टायरानाइटर के हमले से बचने के लिए मिनिमाइज का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि वह समय को टालना चाहता है और टॉक्सिक को अपना असर जारी रखने देना चाहता है। निरंतर डार्क पल्स, जमीन पर हमला करो। गैरी को उम्मीद नहीं थी कि मुक इतना कठिन होगा, इसलिए वह केवल धीरे धीरे ही लड़ सका। गर्जन, अपने नाम के अनुरूप अत्याचारी टायरानाइटर ने मुक पर लगातार हमला जारी रखा। बूम बूम बूम। हालांकि मुक का आकार छोटा हो गया है, लेकिन उसकी गति भी धीमी हो गई है। हालांकि डार्क पल्स सीधे मुक पर प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन जमीन से टकराने पर होने वाले विस्फोट का प्रभाव मुक को प्रभावित कर सकता है। कुछ मिनटों बाद मैदान टुकड़ों में बिखर गया और मुक अपने मूल आकार में लौट आया। वह कीचड़ के एक गड्ढे में जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं। रेफरी ने कहा, मुक ने लड़ने की क्षमता खो दी है। टायरानाइटर के विनाश को देखने के बाद मुक खुद को रोक नहीं पाया। कई बार झटके लगने के बाद वह थकावट के कारण गिर पड़ा। इस समय टायरानाइटर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वह जीत गया, लेकिन उसके शरीर में मौजूद विष ने और भी खतरनाक विष उत्पन्न कर दिया है। शुरुआत में टॉक्सिक द्वारा पोकेमोन को होने वाला नुकसान नगण्य होता है, यहाँ तक कि सामान्य जहर से भी कम होता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ टॉक्सिक की विषाक्तता बढ़ती जाती है। एलिट लेवल पोकेमोन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि क्योग्रे भी शायद इसका विरोध न कर पाए। मुक हार गया, लेकिन टायरानाइटर की हालत इस समय अच्छी नहीं लग रही है। ऐश के पास अभी भी 2 पोकेमोन हैं, इसलिए उसके पास टायरानाइटर को हराने का मौका होना चाहिए, होस्ट ने समझाया। मेजबान को ऐश के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ऐश गैरी के किसी पोकेमोन को हरा सकता है, लेकिन यह मुश्किल लगता है। अगर गैरी एक ही पोकेमोन को अपराजित रखते हुए इंडिगो पठार सम्मेलन चैंपियन बनना चाहता है, तो वह बाद में टायरानाइटर को वापस बुला सकता है। एनिहिलेप, अब ये तुम पर निर्भर है, ऐश ने पोके बॉल फेंकी। महान, LV43 एनिहिलेप एलीट। ऐश का चौथा पोकेमोन एनिहिलेप है, जिसे टायरानाइटर के मुकाबले टाइप एडवांटेज है। मुझे बस यह नहीं पता कि एनिहिलेप टायरानाइटर के करीब पहुंच पाएगा या नहीं, होस्ट ने कहा। ऐश ने एनिहिलेप को मैदान में भेजने का फैसला किया। हालांकि एनिहिलेप को टाइप एडवांटेज प्राप्त था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच लेवल का अंतर बहुत अधिक था। क्या एनिहिलेप को टायरानाइटर के पास जाने का मौका मिला था, यह एक सवाल था। एनिहिलेप, शैडो पंच का इस्तेमाल करो, ऐश ने आदेश दिया। एनिहिलेप का पूरा शरीर गहरे लाल रंग की छाया शक्ति से भर गया था। उसने एक मुक्का मारा और एक लाल मुट्ठी बाहर निकली। टकराना,
टायरानिटार ने पलटवार नहीं किया बल्कि अपने शरीर का इस्तेमाल हमले का प्रतिरोध करने के लिए किया। टायरानिटार, डार्क पल्स, गैरी ने आदेश दिया। गर्जन, टायरानिटार हौंफते हुए एनिहिलेप पर डार्क पल्स का छिड़काव करने लगा। बचने के लिए डबल टीम का इस्तेमाल करें। एनिहिलेप तेजी से दौड़ा, एक के बाद एक क्लोन बनाता गया, आसानी से डार्क पल्स से बचता रहा और अलग अलग दिशाओं से टायरानाइटर की ओर धावा बोला। रेत का तूफान, गर्जन, टायरानिटार ने अपनी भुजाएं लहराईं और रेत का तूफान बाहर की ओर फैल गया। एनिहिलेप के सभी क्लोन नष्ट हो गए और एनिहिलेप का असली शरीर अचानक टायरानाइटर के सामने प्रकट हो गया। फोकस पंच, बदला लो। गैरी और ऐश ने लगभग एक ही समय पर आदेश जारी किए। गर्जन, एनिहिलेप, टायरानिटार और एनिहिलेप ने एक साथ अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। टकराना, टकराना। एनिहिलेप तेज था और फोकस पंच ने सबसे पहले टायरानाइटर पर हमला किया। टायरानाइटर के लोहे के मुके से निकली चमकती काली रोशनी ने भी एनिहिलेप को चोट पहुंचाई। टायरानाइटर पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिर गया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे धुंधली होकर धूसर और काली हो गईं। रेफरी ने कहा, एनिहिलेप ने लड़ने की क्षमता खो दी है। एनिहिलेप हार गया और टायरानाइटर ने फोकस पंच का सामना किया लेकिन फिर भी नहीं गिरा। हालांकि एनिहिलेप के फोकस पंच से टायरानाइटर को काफी नुकसान पहुंचा। एनिहिलेप ने सफलतापूर्वक एक प्रभावी हमला किया लेकिन फिर भी हार गया। ऐश 5वें पोकेमोन के रूप में किसे भेजेगा? होस्ट ने कहा, अरे मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टी ने अनिच्छा से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे ऐश और गैरी के बीच इतना बड़ा अंतर होने की उम्मीद नहीं थी। ब्रॉ कुछ देर चुप रहा। वे सभी ऐश के साथ यात्रा कर रहे थे। ऐश को उनका आधा शिष्य माना जा सकता था। ऐश को इतनी बुरी तरह हारते देख ब्रॉ का दिल टूट गया। सबरीना चुपचाप देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गैरी अचानक ऐश के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गया और उस पर कोई दया क्यों नहीं दिखा रहा था। पहले तो वह अक्सर ऐश को सलाह देता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार भी वह ऐश को सलाह दे रहा हो? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐश का मूड बेहद खराब था। ऐश ने खुद भी नहीं सोचा था कि खेल का अंत इस तरह होगा, लेकिन वह इस वजह से खेल को बीच में नहीं छोड़ेगा। ऐश ने अपने बगल में बैठे पिकाचू की ओर मुड़कर देखा और कहा, पिकाचू, मैं ये जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। पिकाचू लड़ाकू भावना से भरे चेहरे के साथ कमांड एरिया से मैदान में दौड़ पड़ा और उसके चेहरे पर सुनहरी किरणें लगातार चमक रही थीं। पिकाचू ऐश का 5वां पोकेमोन है। इस पिकाचू ने पिछले गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये टायरानाइटर को हरा सकता है, होस्ट ने कहा। गैरी ने पिकाचू की ओर देखा और शांत भाव से आदेश दिया, टायरानिटार, स्टोन एज। गर्जन, टायरानिटार मुड़ा और अपनी पूंछ को जमीन की ओर झटक दिया। बैंग बैंग बैंग। नुकीले पत्थर के खंभे मिट्टी को चीरते हुए पिकाचू की ओर बढ़ते चले गए। पिकाचू, एजिलिटी डॉज। पिकाचू सुनहरी रोशनी की एक धारा में बदल गया और मैदान पर तेजी से आगे बढ़ा। स्टोन एज लगातार उसका पीछा करता रहा लेकिन पिकाचू की गति का मुकाबला नहीं कर सका। पिकाचू जल्द ही टायरानिटार के पास पहुंचा। बिजली की गड़गड़ाहट। ऐश ने तुरंत आदेश दिया और पिकाचू के शरीर में संचित बिजली बाहर निकल गई। टायरानिटार ने प्रतिरोध के लिए सैंडस्टॉर्म शील्ड का इस्तेमाल किया और थंडरबोल्ट सैंडस्टॉर्म को भेदते हुए टायरानिटार से टकराया, जिससे वह सुन्न हो गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। इसने इसे रोका नहीं। गैरी थोड़ा हैरान था। ऐसा प्रतीत हुआ कि टॉक्सिक का टायरानाइटर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और यहाँ तक कि पिकाचू का थंडरबोल्ट भी इसे रोक नहीं सका। शाबाश पिकाचू, थंडर का इस्तेमाल करो। ऐश को जीत की झलक दिखाई दी और उसने हमला जारी रखा। पिकाचू के शरीर में मौजूद बिजली बाहर निकली और एक भयंकर गड़गड़ाहट में बदल गई, जिसने टायरानाइटर को फिर से टक्कर मारी। गर्जन, टायरानिटार ने अनिच्छा से एक चीख निकाली और उसका शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुक गया, मानो वह रुक नहीं सकता था, और वह सीधे नीचे गिर गया। रेफरी ने घोषणा की, टायरानिटार ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। हे भगवान, पिकाचू ने टायरानाइटर को हरा दिया, होस्ट ने हैरानी से कहा। गैरी ने आखिरकार एक पोकेमोन खो दिया। टायरानिटार हार गया और गैरी का अपराजित रहने का रिकॉर्ड आखिरकार टूट गया। बहुत बढ़िया, ऐश ने आखिरकार गैरी के एक पोकेमोन को हरा दिया, मिस्टी ने कहा। अभी खुश होने का समय नहीं है, गैरी के पास अभी भी 5 पोकेमोन हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, ब्रॉ ने याद दिलाया। ब्रॉ की बातें सुनकर मिस्टी का दिल, जिसे अभी अभी थोड़ी राहत मिली थी, तुरंत फिर से तनावग्रस्त हो गया। गैरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह ऐश को निर्देश देता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह टायरानाइटर को वापस ले सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐश को टायरानाइटर को हराने नहीं दिया, ब्रॉ ने कहा। मिस्टी चुप थी। खेल खत्म होने के बाद अगर ऐश दोबारा गेम का वीडियो देखता तो शायद वह काफी देर तक भावुक रहता। गैरी का टायरानाइटर हार गया। मुझे आश्चर्य है कि दूसरा पोकेमोन कौन सा होगा। क्या ये ब्लास्टोइस होगा, जिसका इस्तेमाल प्रारंभिक दौर में किया गया था? मेजबान ने अनुमान लगाया।
गैरी के पिछले मैचों में ब्लास्टोइस ने बहुत बहादुरी से प्रदर्शन किया और मूल रूप से अपने विरोधियों को एक ही वार में हरा दिया। गैरी ने ऐश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐश, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। चलो मैं तुम्हें अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली पोकेमोन दिखाता हूँ। उसके बाद गैरी ने अपनी कमर से अनोखी अल्ट्रा बॉल निकाली और उसे आसमान की ओर फेंक दिया। वाह! स्टेडियम के ऊपर हवा में एक सुनहरी आकृति प्रकट हुई। क्वाद स्टेडियम में एक चीख गूंज उठी। LV63 ज़ैप्डोस चैंपियन। क्वाद स्टेडियम में पल भर में सन्नाटा छा गया और सभी की आंखें फटी रह गईं। सब अविश्वास भरी निगाहों से स्टेडियम में मौजूद सुनहरी आकृति को घूर रहे थे। हे भगवान, गैरी ने सचमुच में पौराणिक पोकेमोन ज़ैप्डोस को भेज दिया। मेजबान ने हैरानी से कहा। न सिर्फ मेजबान बल्कि दर्शक भी पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इंडिगो पठार सम्मेलन में एक पौराणिक पोकेमोन को देख सकते हैं। वाह! ज़ैप्डोस, गैरी के पास सचमुच ज़ैप्डोस है। आखिर ये गैरी कौन है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग कहते हैं कि इंडिगो पठार सम्मेलन के सभी खिलाड़ी उसके जितने अच्छे नहीं हैं। उसकी बराबरी कौन कर सकता है? श्री गैरी, आप बहुत ही आकर्षक हैं। मैं आपकी प्रेमिका बनना चाहती हूँ। मैं कुछ भी करूँगी। ज़ैप्डोस को देखकर दर्शक लगभग पागल हो गए थे। वे सभी बहुत उत्साहित थे। ऐश भी हैरान रह गया। उसने स्कैन करने के लिए पोकेडेक्स निकाला। पोकेडेक्स, ज़ैप्डोस एक पौराणिक पक्षी पोकेमोन है जो अपने चमकदार पंखों को फड़फड़ाने पर तीव्र बिजली उत्पन्न करेगा। पौराणिक पोकेमोन। ऐश ने भी पहली बार ज़ैप्डोस को देखा। पोकेडेक्स में इसे पौराणिक पोकेमोन के रूप में सूचीबद्ध देखकर वह भी दंग रह गया। ऐश, आओ और ज़ैप्डोस को हराने की कोशिश करो, गैरी ने कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ज़ैप्डोस को हरा दूंगा। पिकाचू, थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो, ऐश ने आदेश दिया। पिकाचू लगातार गरजता और बिजली गिराता रहा और उसने आकाश की ओर एक थंडरबोल्ट दागा। हम भी थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, गैरी ने आदेश दिया। ज़ैप्डोस ने भी तुरंत बिजली की एक चमक पैदा की और दोनों बिजली की चमक आपस में टकरा गईं। ज़ैप्डोस के थंडरबोल्ट ने पिकाचू के थंडरबोल्ट को तुरंत निष्क्रिय कर दिया और पिकाचू पर सीधा हमला किया। पिकाचू को बिजली का झटका लगा और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा और सफ़ेद धुएं के गुबार निकलने लगे। हालांकि ऐश के पिकाचू को एक विशेष अवसर मिला जिससे उसकी क्षमता और आंकड़े बेहतर हुए, लेकिन उसका स्तर बहुत कम था और उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। यह एलीट लेवल ज़ैप्डोस का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। इसे पिकाचू को हिट करने में केवल एक ही मूव लगा और पिकाचू की लड़ने की क्षमता लगभग खत्म हो गई। बिजली के 2 हमले हुए और ज़ैप्डोस का बिजली का हमला अधिक शक्तिशाली था, जिसने पिकाचू के बिजली के हमले को तितर-बितर कर दिया। बिजली के हमले से घायल हुए पिकाचू को काफी नुकसान पहुंचा है, मेजबान ने तुरंत कहा। गैरी ने चुटकी बजाई और आदेश दिया, युद्ध समाप्त करो, हरिकेन। ज़ैप्डोस ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और हरिकेन तेजी से गुजरा, जिससे छोटा पिकाचू दूर जा गिरा। हरिकेन के पवन ब्लेड से टकराने के कारण पिकाचू तुरंत नीचे गिर गया। रेफरी ने कहा, पिकाचू ने लड़ने की क्षमता खो दी है। पिकाचू हार गया है और अब ऐश के पास इस्तेमाल करने के लिए केवल एक ही पोकेमोन बचा है, होस्ट ने समझाया। ऐश दौड़कर मैदान में गया, घायल पिकाचू को वापस लाया और उसे आराम करने के लिए एक तरफ रख दिया। इस समय ऐश के दिमाग में यात्रा की यादें बार बार घूम रही थीं और ये यादें एक घूमते हुए लालटेन की तरह बार बार सामने आ रही थीं। मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे पास अभी भी एक आखिरी पोकेमोन बचा है। ऐश ने अपनी टोपी उल्टी पहनी और आखिरी पोके बॉल निकाली। चारिज़ार्ड, यह फैसला हो गया है कि तुम ही होगे महान LV50 चारिज़ार्ड चैंपियन। अरे, ऐश का आखिरी पोकेमोन तो चारिज़ार्ड निकला, होस्ट ने आश्चर्य से कहा। चारिज़ार्ड एक सामान्य पोकेमोन नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्रेनर का तुरुप का पत्ता पोकेमोन चारिज़ार्ड ही है। आखिरकार ऐश ने अपने चारिज़ार्ड को मैदान में उतारा। कुछ समय बाद चारिज़ार्ड का स्तर 50 तक पहुंच गया, जिसे लगभग एलीट स्तर माना जाता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है। गर्जन। जब चारिज़ार्ड ने ज़ैप्डोस को देखा तो वह तुरंत ज़ैप्डोस के प्रबल दमनकारी भाव से दब गया और महसूस कर सका कि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है। चारिज़ार्ड, सावधान रहो, वह ज़ैप्डोस है, एक पौराणिक पोकेमोन, बहुत शक्तिशाली, ऐश ने याद दिलाया। गर्जन। चारिज़ार्ड ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकुड़ी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ज़ैप्डोस शक्तिशाली था, वह तो सबसे शक्तिशाली था। उसके सामने खड़ा ज़ैप्डोस काफ़ी अच्छा दिख रहा था। चारिज़ार्ड भी अपने इस प्रतिद्वंदी से सहमत था और उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई। गैरी ने चारिज़ार्ड के अनियंत्रित रवैये को देखा और जान गया कि ऐश अभी भी चारिज़ार्ड को वश में करने में असमर्थ है। अब भी वही हाल है, गैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। चारिज़ार्ड, इधर आओ। अगर तुम ज़ैप्डोस को हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपने ब्लास्टोइस से लड़ने दूंगा। गर्जन। चारिज़ार्ड ने अपने पंख फैलाए और ज़ैप्डोस का सामना करने के लिए आकाश में उड़ गया।
वर्तमान में स्टेडियम का आकाश काले बादलों की एक परत से ढका हुआ है जो ज़ैप्डोज़ के कारण है। हवा में ज़ैप्डोज़ से लड़ना बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं है। चारिज़ार्ड, फायर स्पिन का इस्तेमाल करो, ऐश ने आदेश दिया। चैरिज़ार्ड ने आग उगली लेकिन फायर स्पिन का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि फ्लेमथ्रोवर का इस्तेमाल किया। आग की लपटों को आते देख गैरी ने शांत भाव से आदेश दिया, थंडरबोल्ट। ज़ैप्डोज़ के शरीर से सुनहरी बिजली चमकी और एक बिजली निकली। शक्तिशाली बिजली की गड़गड़ाहट ज्वाला को भेदते हुए चारिज़ार्ड के शरीर पर गिरी और बिजली ने चारिज़ार्ड को निगल लिया। गर्जन, चैरिज़ार्ड दर्द से चीख उठा और जब उसके शरीर पर लगी बिजली थम गई तो वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। चारिज़ार्ड, ऐश ने चिंता से चिल्लाया। टकराना, चैरिज़ार्ड जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें चक्कर खा रही थीं। रेफरी ने घोषणा की, चारिज़ार्ड लड़ने में असमर्थ है। ऐश के सभी 6 पोकेमोन लड़ने में असमर्थ हैं और विजेता गैरी है। चैरिज़ार्ड की हार के साथ ही ऐश की इंडिगो पठार सम्मेलन की यात्रा समाप्त हो गई।